सिविक्स नागरिक शास्त्र चैप्टर 1 यानी समकालीन विश्व में लोकतंत्र का क्रमिक ढंग से किस प्रकार से विकास हुआ है इसके संबंध में पहले भी आपको बताया गया है। किले के संबंध में, घाना के संबंध में, पोलैंड के संबंध में, पुनः बर्मा के संबंध में, इराक के संबंध में, और इससे आपको जानकारी हुआ है कि कौन सा देश लोकतांत्रिक है या किस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहेंगे। पुनः उसी चैप्टर में अब हम अगला टॉपिक है, शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको इंटरनेशनल, अंग्रेजी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है विश्व स्तर पर। संगठन, संगठन किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। संगठन या संघ, इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय संघ भी कहा जाता है। तो संघ का परिभाषा क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यानी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित मानवों या देशों के समूह को संगठन या संघ कहते हैं। यानी जो लोग संघ या संगठन में रहते हैं वे सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, उद्देश्य भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। जैसे देखते होंगे आप रोड पर झंडा पताखा लेकर के जाते हुए 100, 50, 1000, 500 के संख्या में लोग जो है धरना प्रदर्शन प्रखंड पर, अनुमंडल पर या पुनः पटना गांधी मैदान में या दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग संगठित होकर के और जाते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं और विरोध जताते हैं। ये सारे लोग जो होते हैं इन सभी लोगों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। और निश्चित उद्देश्य क्या होता है? सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करना या अपनी मांगों को रखना, अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए सरकार को विवश करना। एक संगठन है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो पुनः हम इस पर अब समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन उससे भी भयावह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें इतना अधिक नरसंहार हुआ था, इतना अधिक जनसंहार हुआ था कि विश्व के लोग कांप उठे थे द्वितीय विश्व युद्ध से। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और ठीक तुरंत विश्व के बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाने का बारे में सोचने लगे ताकि इस तरह का अगला स्थिति पूरे विश्व में ना आए। और इसी को बचाव करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन में शुरुआती दौर में 50 राष्ट्र के सदस्य थे। अभी लगभग 196 राष्ट्र इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। और ये सभी लोग, राष्ट्रों का एक निश्चित उद्देश्य होता है और वे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। और इनका निश्चित उद्देश्य होता है कि विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो,
द्वितीय विश्व युद्ध जैसा विनाशकारी कार्य न हो, इसको रोकने के लिए। लेकिन यहाँ हम लोग ये ध्यान देंगे कि प्रत्येक देश का जो संचालन किया जाता है, प्रत्येक देश में सरकार, गवर्नमेंट होती हैं, चाहे वह लोकतांत्रिक देश हो या गैर लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन सरकार होती है और वह अपने देश को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हुए रहते हैं और उस नियम कानून के तहत ही देश का संचालन होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कोई सरकार नहीं है ऐसा जिसको पूरे विश्व के राष्ट्र मानने के लिए बाध्य है। फिर भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया है और इस संगठन अपना कार्य करता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वास्तविक रूप में क्या लोकतांत्रिक संगठन है या नहीं, क्योंकि समकालीन विश्व में लोकतंत्र का विकास जो हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक लोकतांत्रिक संस्था है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक महासभा इसका अंग है। तो महासभा में कुल सदस्यों की संख्या 196 है। ये महासभा के उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो अंग है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 196 है और ये 196 राष्ट्र के जो सदस्य हैं, ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, अपने बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अपने बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष साल में एक बार इसका बैठक बुलाता है और अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर विश्व के किसी भी देश के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है या कोई कमजोर राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र सताने लगता है, वैसी स्थिति में महासभा का जो अध्यक्ष होता है, महासभा का अध्यक्ष किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इसे किसी प्रकार का निर्णय पावर नहीं है लेने का, जबकि वास्तविक रूप से महासभा के जितने मेंबर हैं और मेंबरों के सहयोग से अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो वास्तविक रूप से यह देखने में ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या महासभा जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक संस्था है। लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली का एक विशेषता यह है कि चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है, उसे किसी भी चीज पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ महासभा का जो अध्यक्ष है, जो 196 मेंबर राष्ट्र के द्वारा जो चुने गए, उनको इस प्रकार का किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है और किसी भी मुद्दे पर
उसे निर्णय लेने का या सहमति बनाने का कोई अधिकार ही नहीं होता है, तो क्या उस प्रकार के सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं? नहीं, तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से महासभा के जो सदस्य हैं अध्यक्ष चुनते हैं और अध्यक्ष का कोई पावर ही नहीं है, तो इसको हम लोकतांत्रिक संस्था नहीं कहेंगे। जैसे हम कुछ और उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान और राष्ट्रपति बना था। अब यहाँ हम देखेंगे कि 1990 के दशक में पाकिस्तान दो भागों में बटा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पुनः 1999 में परवेज मुशर्रफ जो सैनिक अधिकारी थे, अफसर थे, बल का प्रयोग करके और पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन बैठे। और राष्ट्रपति बनने के बाद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में एक अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक नया कानून बनाए। वह कानून था कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय और प्रांतीय जो सभा था, जो जनप्रतिनिधि सभा था, उसका पावर छीन लिया गया कि कोई भी कार्य राष्ट्रीय और प्रांतीय सभा को करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति बहुत जरूरी है। बिना राष्ट्रपति के आदेश का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो जनप्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय और प्रांतीय सभा जो है, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हम इस प्रकार के जो शासन प्रणाली पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, तो इसको हम लोकतांत्रिक शासन कहेंगे? नहीं, यह लोकतांत्रिक शासन नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक
जो जनप्रतिनिधि सभा है उस जनप्रतिनिधि सभा का कोई महत्व ही नहीं है, किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं दिया गया है। और राष्ट्रपति जो बिना जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वह पूरा पावर में है, पूरा शक्ति उसके पास प्राप्त है, जो जनप्रतिनिधि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे महासभा के संबंध में बताए कि अध्यक्ष का कोई जो मेंबर राष्ट्र के द्वारा चुने गए 196 सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष का कोई पावर नहीं है। पावर किसको है अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। दूसरा, एक महासभा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र का एक अवयव है, अंग है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। पांच मनोनीत सदस्य, 10 तो 8 मनोनीत सदस्य, 10 सदस्यों का चुनाव संगठन के सदस्यों के इसके पहले महासभा के संबंध में आपको बताए थे। पुनः अब सुरक्षा परिषद के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। 5 मनोनीत सदस्य, 10 सदस्यों का चुनाव संगठन के सदस्यों के द्वारा होता है। 5 अस्थायी सदस्य है।
अब यहाँ सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। 5 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य। 10 सदस्यों का चुनाव संगठन के सदस्यों के द्वारा होता है। 5 राष्ट्र स्थायी सदस्य हैं। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये 10 जो राष्ट्र हैं और मेंबर राष्ट्रों के द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये मेंबर राष्ट्रों के द्वारा 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। ये 2 वर्ष के बाद पुनः बदलते रहते हैं। लेकिन ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इसमें किसी प्रकार का हेरा फेरी परिवर्तन नहीं होता है। ये परमानेंट है। ये 10 सदस्यों का जो जनता के द्वारा चुना जाता है, इनको किसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अधिकार नहीं है। केवल अधिकार जो है वो अस्थायी सदस्य को है। ये अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और जो फ्रांस है। जबकि ये 10 सदस्य जो हैं लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्र के हैं। लेकिन 10 या 5 जो है जो बिना चुना हुआ है, तो 10 का किसी प्रकार का उसमें बल या किसी भी डिसीजन को नहीं माना जाता है। केवल डिसीजन 5 का चलता है, जो लोकतांत्रिक ढंग से बिना चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो क्या इस प्रकार का जो व्यवस्था है, तो क्या हम इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे? इस प्रकार का व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। जैसा कि पहले आपको पाकिस्तान के संबंध में आपको बताए थे कि प्रांतीय और राष्ट्रीय सभा जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि सभा, उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। केवल राष्ट्रपति को अधिकार है, जो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ चुना हुआ राष्ट्रों के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है। जो अस्थायी सदस्य है, जो शक्तिशाली सदस्य है, उन्हीं को केवल एकाधिकार प्राप्त है। ये 5 जो राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों को, ये 5 जो राष्ट्र हैं, इनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। बाकी वे 10 राष्ट्रों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो जनप्रतिनिधि जो मेंबर हैं, जो चुने हुए हैं मेंबर राष्ट्रों के द्वारा, उनको अधिकार नहीं है। और जो राष्ट्रों के द्वारा चुने हुए नहीं है, उनको अधिकार प्राप्त है, वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अधिकार का मतलब होता है कानून को अपने हाथ में लेना। वीटो का अधिकार का मतलब क्या होता है? कानून को अपने अधिकार में लेना, मनमानी कार्य करना, जो चाहेंगे वही होगा। तो क्या इस प्रकार के संस्था को हम लोकतांत्रिक संस्था कहेंगे? इस प्रकार के संस्था को हम लोकतांत्रिक संस्था कहेंगे? इस प्रकार का जहां भी होता है, तो फिर हम उस संस्था को हम लोकतांत्रिक संस्था नहीं कहेंगे। तो वास्तविक रूप में जब हम गहराई से जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों का
ये संघ है, उनके अनुसार ये संचालन होता है। पुनः अब यहाँ हम देखेंगे कि वास्तविक रूप में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो कुछ कार्य करता है या नहीं। जैसे सागर है, समुद्र है, किसी राष्ट्र किसी देश से उसका सीमा से बॉर्डर से सागर अगर सटता हुआ नहीं है, वह क्षेत्र उसके संबंध में किसी प्रकार का कार्य या उसमें कार्य करने के लिए सागर में नियम कानून किसने बनाया है, किसके आदेश से कोई कार्य कर सकता है। या अगर सागर का सीमा अगर समुद्र से सटा हुआ भी है तो 20 किलोमीटर तक कार्य करने का अधिकार उस राष्ट्र को दिया गया है। इस नियम कानून को किसने बनाया है। पुनः 20 किलोमीटर के बाद अगर कार्य करना है तो उससे किसे आदेश लेना पड़ता है। इस प्रकार का कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उस नियम बनाया है और उसी से आदेश भी लेना पड़ता है। पुनः विश्व स्तर पर या कोई राष्ट्र बहुत दबा कुचला है, निर्धन है, गरीब है और उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अपने लोगों को जीवन बचाने के लिए उसे कार्य का आवश्यकता पड़ता है, तो वह कर्ज लेने के लिए कहाँ जाएगा। वह कर्ज लेने के लिए विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया है। इस विश्व बैंक से उस राष्ट्र को कर्ज दिया जाता है और यह विश्व बैंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है। पुनः उस राष्ट्र को कर्ज भी देता है और कर्ज से उबरने के या गरीबी से ऊपर उठने के लिए आवश्यक परामर्श भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक देता है कि इस प्रकार से कार्य करने के से आपका इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो सारा कार्य जो है करता है। पुनः अब यहाँ इस प्रकार का कार्य बताने से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक संस्था है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जिसको अंग्रेजी में WHO कहते हैं, WHO, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का बीमारी अगर होता है, उससे लोग पीड़ित होते हैं, उससे निवारण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। और उसके तहत वह उस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से है ना पैसा खर्च किया जाता है अपने एजेंसियों के द्वारा उस बीमारी को दूर करने का पूरा कार्य किया। जैसे भारत में देखते होंगे पल्स पोलियो, एक बूंद दवा पोलियो हवा, ये सारा पैसा का खर्च जो है WHO का है और वे जो भी कार्य करते हैं इसमें उसका पूरा पैसा जो है WHO के एजेंसी के अंतर्गत हैं और ये पूरा पैसा भी WHO ही देता है। तो ऐसा करने से जो कार्य कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे ऐसा लगता है कि यह एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि यह जन कल्याण का कार्य कर रहा है। पुनः तो इससे हम यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक संस्था है। पुनः हम इसको लोकतांत्रिक खंडन करते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। जैसे अमेरिका, इराक, पर अमेरिका
आक्रमण किया। इराक पर अमेरिका आक्रमण किया तो अमेरिका इराक पर आक्रमण करते समय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का किसी प्रकार का उसे राय विमर्श मशविरा नहीं किया, जबकि इसका विश्व के राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने का पूरा जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद पर है। इसके अध्यक्ष के आदेश पर वहाँ जो है फौज दोषी राष्ट्रों पर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके आदेश के बिना ही सही अमेरिका इराक पर आक्रमण कर दिया। इराक पर आक्रमण करने के पहले इराक के जनता से किसी प्रकार का इसके संबंध में मशविरा नहीं किया, उसके विचार को नहीं जाना और आक्रमण करके बल का प्रयोग करके और अपने अधीन में अपने कब्जा में कर लिया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष जो था वह अमेरिका के इस प्रकार की कार्यवाही को गलत ठहराया, फिर भी अमेरिका मानने से इनकार कर दिया और अपना कार्य करता रहा और वहाँ की सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी उसको समाप्त करके और एक अंतरिम सरकार का निर्माण इराक में किया। अंतरिम सरकार का निर्माण इराक में किया और उस समय से अभी तक इराक में अंतरिम सरकार का ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अंतरिम सरकार क्या होता है। अंतरिम सरकार का अर्थ होता है कि देश का बिना जनता के द्वारा चुना हुआ देश का नागरिक गद्दी पर बैठ करके और शासन संचालन का जो कार्य करता है, बिना जनादेश के और गद्दी पर बैठ करके और संचालन करता है, इसको हम कहते हैं अंतरिम सरकार। यानी अमेरिका में ऐसा ही होता है और इस प्रकार का वहाँ अंतरिम सरकार बना करके अमेरिका और अपना फौज दे करके सुरक्षा व्यवस्था करके और अंतरिम सरकार का संचालन इराक में कर रहा है। और जो भी कार्य होता है अमेरिका के इशारे पर इराक में होता है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो अंतरिम सरकार को आप लोग समझ लीजिए कि अंतरिम सरकार क्या होता है। जैसे इसी प्रकार का अपने देश का कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वास्तविक रूप में वे एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर अर्थशास्त्री थे, एक राजनीतिक नहीं थे, लोकनायक नहीं थे, लेकिन लंबा समय तक सोनिया गांधी के कृपा पर प्रधानमंत्री बने रहे। लोगों को देखने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लेकिन सोनिया गांधी के अनुसार ही सारा कार्य बनता था, सारा योजना सोनिया गांधी के अनुसार ही इशारे पर होता था। अगर सोनिया गांधी के अनुसार कार्य नहीं करते तो बहुत पहले ही मनमोहन सिंह हट जाते। ठीक है, इसी प्रकार का कार्य अंतरिम सरकार में होता है, जो कि
देश का नागरिक गद्दी पर बैठा रहेगा, लेकिन विदेशी व्यक्ति जो है मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली, उसके इशारे पर नीति का निर्धारण होगा। इराक में ऐसा ही हो रहा है और आज भी कहने के लिए अंतरिम सरकार, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का शासन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक यह भी नियम कानून बना चुका है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र को गुलाम नहीं बना सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ट्रस्टीशिप सदन का निर्माण किया है। उसका मुख्य कार्य ही है गुलाम देशों को आजाद कराना। इसलिए आज देखने के लिए विश्व का कोई भी देश गुलाम नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इराक या इसी तरह के अन्य देश गुलाम देश हैं। एक आपको दूसरा जाना माना एग्जाम्पल बिहार का भी आपको बताते हैं। पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किए थे कि हम इस पद के लालची नहीं है, इस पद के लोभी नहीं है, और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर और जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब इनके अनुसार कार्य नहीं करने लगे तो उनको पद से हटा दिए। ठीक इसी प्रकार का कार्य जो है इराक में अमेरिका का जो है अंतरिम सरकार का निर्माण करके और इराक का संचालन किया जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। अगला है कि जैसे पर्यावरण से संबंधित नियम कानून कौन बनाता है? तो पूरे विश्व में पर्यावरण से एक समस्या बना हुआ है। इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियम कानून बनाया है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को इस प्रकार का कार्य करना है और उसका अनुरूप आदेश करता है और उसके अनुरूप यानी विश्व के सारे राष्ट्र कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो जन कल्याण का कार्य किया जा रहा है, तो इस जन कल्याण का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसा देखने से लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक लोकतांत्रिक संगठन है। लेकिन पुनः इस प्रकार का जो मनमानी कार्य होता है उससे देखने से ऐसा लगता है कि यानी यह एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। पुनः इन सभी कुछ होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ही मुख्य उद्देश्य था, विश्व के मानव एक ही बुद्धिजीवी मानव एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस संगठन का निर्माण किए थे। वो क्या है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का बचाव। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1945 से आज तक इस कार्य में आज तक यह संस्था सफल रहा। थर्ड वर्ल्ड वॉर इसी संस्था के प्रयास के बदौलत नहीं हुआ। और पहले आज से 20 वर्ष पहले लगभग 20 वर्ष पूर्व जो 5 जो महाशक्तियां जो आपको देखते हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, जिसको सुपर पावर कहा जाता है, पहले 5 नहीं थे। पहले पूरे विश्व में 2 ही महाशक्तियां थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कि लोकतांत्रिक देश था, दूसरा सोवियत रूस।
सोवियत रूस ये पूरे विश्व में दो ही सुपर पावर था, लेकिन अब आज इसका संख्या बढ़कर के 5 हो गया है। तो ये दोनों पूरे विश्व को 2 खेमों में बांट लेते थे, एक सोवियत संघ का खेमा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का खेमा, और वर्ल्ड वार छिड़ जाता था। लेकिन अभी 5 जो है सुपर पावर हो गए हैं, इसके कारण अभी तक थर्ड वर्ल्ड वार से पूरा विश्व बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक लोकतांत्रिक संस्था निष्कर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन उद्देश्य की हो गया टाइम सर। अपने ही